नमस्कार मित्रों, मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ विवेचना.com में डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। आज भी हमारी चर्चा का विषय वही है कि क्या शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया, उनके साथ शोषण किया गया और वह किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण हुआ या किसी और कारण हुआ। किसी भी देश का, किसी भी समाज का आकलन, आकलन का आधार होना चाहिए उसका अर्थतंत्र कैसा है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ भारत में खाने की कितनी किल्लत थी, आज भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि कोई भूखे पेट सोता होगा। सरकारें व्यवस्था कर रही, लोग खुद भी श्रम कर रहे हैं और भारत प्रगति कर रहा है। धीरे धीरे विश्व में भारत का नाम आ रहा है। उसी आर्थिक ढांचे के आधार बनाकर हम बात करते हैं। पिछले शताब्दी के अंतिम दिनों में पॉल बैरोच नामक एक बेल्जियन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस पर गहन रिसर्च किया कि पिछले समय काल में विश्व का और विश्व के विभिन्न देशों का जीडीपी में कितना योगदान था। यह लेक्चर सबने सुना होगा, इवन गुरुमूर्ति ने इस संदर्भ में लेक्चर दिया है और एक लेक्चर दिया था उन्होंने, शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में करीब 2015 या 17 में, जो कि ट्विटर पे उन्होंने डाला था और बहुत वायरल हुई थी। अभी हाल में 2000 और 2001 में विश्व के आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने एक पुस्तक लिखी है। आप उसको अगर चाहें तो गूगल पर उपलब्ध है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव। उन्होंने 2000 वर्षों का इतिहास, आर्थिक इतिहास लिखा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि किस देश का कितना कंट्रीब्यूशन था, जीडीपी में कितना हिस्सा था। समस्त लोग इस बात से सहमत हैं कि 0 AD से 1500 AD तक भारत करीब विश्व की 1/3 जीडीपी का उत्पादक था, 33% के आसपास। लेकिन 1500 के आसपास आने के बाद, 1500 के बाद मुगलों का शासन रहा और अंग्रेज़ों का शासन आने तक यह घट करके 23% बचा। 1750 में भारत की जीडीपी विश्व जीडीपी की 23% थी, मतलब 1/4 जीडीपी के उत्पादक थे हम लोग। फिर जब उन्होंने लूटपाट करना शुरू किया और भारत के उद्योगों का विनाश करना शुरू किया, देसी इंडस्ट्रीज़ का नाश करना शुरू किया, एग्रीकल्चर का नाश करना शुरू किया, तो उनके जाते जाते भारत मात्र 2% जीडीपी का उत्पादक बचा। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार ब्राह्मण पठन पाठन का काम करता था, क्षत्रिय शासन या रक्षा का दायित्व निभाता था, वैश्य वाणिज्य का दायित्व निभाता था। तो इतनी विशाल जीडीपी का उत्पादक कौन था? वह कौन सा वर्ण था? निश्चित तौर पर कोई एक वर्ण अकेले सारा काम नहीं करता है, सारे वर्ण के लोग भी करते रहे होंगे, लेकिन विशेषकर जिस वर्ण का योगदान ये जीडीपी के उत्पादन में था, वह वर्ण था शूद्र वर्ण। कौटिल्य आज से 2500 साल पहले हुए। उन्होंने शूद्रों को वार्ता अर्थात स्किल बेस्ड लर्निंग की बारे में लिखा है कि जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, जो कि किसी भी राज्य के अर्थ शक्ति को निर्मित करता है, वह शूद्र धर्म में आता है। वह शूद्रों का अधिकार और दायित्व दोनों है।
अफवाहों के आधार पर जो मैक्स मुलर ने फैलाया, विलियम जोन्स ने फैलाया, उसके आधार पर जब भारत में अफवाहों का भारत के इतिहास और समाज पर प्रत्यारोपण किया गया, तब 1946 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी, हु वेर शूद्रास, शूद्र कौन थे। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हालांकि ये एक परिकल्पना ही थी, कोई इसका ऑथेंटिक आधार नहीं है। उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत किया कि शूद्र थे ही नहीं, शूद्र क्षत्रिय थे। कालांतर में ब्राह्मणों ने उनके साथ जो अत्याचार किया, जो उनको वंचित किया, जनेऊ नहीं पहनाया, उसके कारण वो बाद में शूद्र हो गए। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ये शूद्र थे ही नहीं तो इतने बड़े जीडीपी का उत्पादक कौन था? क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था, कौन था? वैश्य किस चीज़ का वाणिज्य करता था? वैश्य तो वाणिज्य करेगा, ट्रेड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग कौन करता था? हैमिल्टन बुचनन से लेकर के रोमेश दत्त और जो दादा भाई नौरोजी ने जो ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन सारी पुस्तकों में, इवन एच हैंडीमैन ने द बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, जो कि 1875 में के आसपास लिखी गई है, ढेर सारे प्रमाण हैं कि भारत किस तरह से वैभवशाली था, किस तरह से जीडीपी का उत्पादक था, और जो पूरे विश्व में वो एक्सपोर्ट करता था, उसको किस तरह से नष्ट किया गया। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये दुर्दशा कालांतर में कैसी हुई। आप हाँ, एक प्रमाण और देखिए। एक प्रमाण है ये जो मैंने अभी पिछली उसमें चर्चा में नाम लिखा था, फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन। फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन ने 1807 में एक पुस्तक लिखी 3 वॉल्यूम की, जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्री ऑफ मैसूर, कैनरा एंड मालाबार। ये 1807 में ये पुस्तक लिखी गई है, 1500 पृष्ठ की है और 3 वॉल्यूम में। और इसमें हैमिल्टन बुचनन ने यहाँ पर एक लिस्ट प्रस्तुत किया है कि कांच सुमेरे आर स्टेटमेंट ऑफ कास्ट, men, boys, women, girls in 10 taluks are districts of the southern division of the province of Canara। कैनरा के सदन दक्षिणी भाग के 10 जिलों का उसने जनसंख्या यहाँ पर वर्णित की है, और कास्ट के आधार पर। क्योंकि अंग्रेज़ों को कास्ट, वर्ण और जाति में भेद नहीं पता था, इसलिए वो वर्ण के लिए भी कास्ट शब्द का प्रयोग करते थे और जाति के लिए। अब यहाँ पे जो उसने लिस्ट बनाई है, उसने बनाई है कास्ट और ट्रेड्स, अर्थात हर वह जाति, हर वह समुदाय, व्यक्ति, एक पर्टिकुलर समुदाय किसी न किसी ट्रेड से, किसी न किसी वाणिज्य से, किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उसमें जो उसने लिस्ट बनाई है, इसमें 122 कास्ट या ट्रेड की लिस्ट बनाई है, और जो वहाँ पे टोटल जनसंख्या का वर्णन किया उसने 2,06,633 मेल और 1,90,039 फीमेल की पॉपुलेशन है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पूरी लिस्ट में डे लेबरर्स मीन्स जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। उनकी संख्या 1000-2000 से ज़्यादा नहीं होगी। 2-3 जगह पे इसने डे लेबरर शब्द का प्रयोग किया है, और जैसे एक जगह तो लिया, जितना डे लेबरर की संख्या है उतना ही किलाबंद अर्थात आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द फोर्ट्स की जनसंख्या लगभग उतनी है। तो कहीं का भारत का संबंध कास्ट का, जो भी जाति का संबंध था, वो किसी नकारात्मक संदर्भ में नहीं था, ये एक्सपर्टाइज के बारे में था, और वह एक्सपर्टाइज मोनोपोलाइज थी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज या ट्रेड एक्सपर्टाइज ऑलमोस्ट मोनोपोलाइज थी, और लगभग बेरोजगारी लगभग नील थी। ये 1807 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1800 में भारत की जीडीपी 50 वर्षों में घट करके लगभग 20% थी।
1750 में करीब 23% 24% थी विश्व की जीडीपी का हिस्सा, और 2000 आते आते वह घट करके 20 या 18% बची थी, लेकिन पूरी तरह से विनष्ट नहीं हुई थी, जैसा कि अंग्रेज़ों के जाते जाते हुआ। 1947 में भारत की जीडीपी, भारत विश्व जीडीपी का मात्र 1 या 2% का उत्पादक बचा। कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। और यदि आप कोई एक डेटा लें, जैसे आप एक अमी बागची हैं, उन्होंने पूर्णिया, गया और एक और बिहार के 3 जिलों का उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि 1813-14 और 1901, 1813-14 का उनको डेटा मिला था फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनर से, 1901 में जनगणना से। उनका ये कहना है कि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो वाणिज्य और मैन्युफैक्चरिंग थे, उसमें से करीब 50% से अधिक लोग इतने वर्षों में बेरोजगार हुए, डिस्प्लेस हुए, विस्थापित हुए। और उनकी जो संख्या था, उन्होंने लिखा है उसमें करीब 5.5 मिलियन, शायद 55 लाख। अगर आप एक ये डाटा लें कि 3 जिलों का, जैसे आज की डेट में बनाया जाता है कि भाई 2 जिले का डाटा लिया और उसको अप्लाई किया पूरे भारत में, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी विशाल संख्या में भारतीय हिंदू बेरोजगार हुए। और बेरोजगारी का आलम कोई 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं रहा, वो 1850 के बाद आने वाले 100-125 साल तक रहा, जब तक अंग्रेज गए। और उसके बाद भी जब कांग्रेस का शासन था, तब भी जीडीपी नहीं बढ़ी। अगर आप वर्ल्ड जीडीपी का नक्शा देखेंगे तो वो पाएंगे कि जीडीपी भारत की बढ़ना शुरू हुई है लगभग जब नरसिम्हा राव ने जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बदलाव किया। इतने लंबे समय में एक बहुत बड़ा वर्ग, हिंदू वर्ग, जो बेरोजगार रहा, भुखमरी का शिकार रहा, और जो जिसके पास न घर था, न कपड़ा था, न खाना था, और जो संक्रामक रोगों से पीड़ित होकर के महामारियों का शिकार हुआ। एक जे सुंदरलैंड है जिसने पुस्तक लिखी इंडिया इन बॉन्डेज 1929 में, और बिल दुरंत जिन्होंने पुस्तक लिखी है द केस फॉर इंडिया 1930 में। 1904 में गणेश सखाराम देवस्कर ने पुस्तक लिखी है देशेर कथा। ये सब डेटा के साथ ये कहते हैं कि 1850 के बाद और 1900 के बीच में लगभग 3 से 4 करोड़ भारतीयों की मृत्यु भुखमरी और संक्रामक रोगों के महामारियों के चपेट में आने से हुआ। भुखमरी के कारण लॉस ऑफ इम्यूनिटी, आज आप जानते हैं कोरोना के कारण कि इम्यूनिटी क्या होती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से विनष्ट हो गई, और वह इतनी विशाल संख्या में मौत के शिकार हो गए। पिछले वर्ष जब वो आया था, कोरोना आया था, इसके ठीक 100 वर्ष पूर्व 1918 में भी एक कौन सा स्वाइन फ्लू आया था, जिसमें बिल दुरंत कहता है और जे सुंदरलैंड भी कहता है कि भारत में 12.5 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए और 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग किस तरह से बेरोजगार हुआ, जिसके कारण उसकी दुर्दशा हुई और जिसके कारण वह अत्यंत ही बेबसी का जीवन जीने के लिए विवश हुआ। लेकिन यह सब इनकी इस तथ्य की तरफ कोई बात नहीं करता, इस तथ्य को की चर्चा कोई नहीं करता। और जो लोग बेरोजगार हुए, जो लोग भुखमरी के शिकार हुए, जो लोग बेबसी का जीवन जीने को मजबूर हुए, उसके लिए हिंदू धर्म और सवर्णों को उत्तरदायी ठहराया गया, फेक न्यूज़ और लिटरेचर के माध्यम से। और यह कार्य आज भी जारी है। इसका खंडन बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में ये आज की वीडियो है।
और आपके जो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में मैं उसको ज़रूर लूँगा। हाँ, मेरी पिछली वीडियो में मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो मतिमंद लोग हैं वो आकर के उस पर गाली गलौज और इस तरह के अभद्र भाषा में टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो करेंगे, क्योंकि वो लाभ लेने वाले हैं। लाभ और लोभ का बहुत गहरा संबंध है। विक्टिम कार्ड प्ले करके वो इतने साल से लाभान्वित हो रहे, उन्हें अपने सेल्फ प्राइड से नहीं मतलब है, उसमें उन्हें आत्मगौरव से नहीं मतलब है, उन्हें भारत के आत्मगौरव से नहीं मतलब है। वो उनको जो लाभ मिल रहा है वो मात्र उसी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए ऐसा अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो उनको क्षमा किया जाना चाहिए। आज ये बात इतनी ही, बस फिर मिलेंगे। नमस्कार।